हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओशिनो सीजन 3 एपिसोड 5 रिलीज हो गया। और गाइस, ऑनेस्टली एपिसोड 5 देखते वक्त मुझे लगा था कि आज रिवेंज प्लॉट में कुछ बड़ा मूवमेंट मिलेगा। मतलब हिकारू का नाम ऑफिशियली सामने आए या एक्वा कुछ ड्रास्टिक करे। पर एपिसोड ने कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन ले ली। इस बार फोकस ज्यादा इंटरनल ड्रामा पे था और सरप्राइजिंगली पूरा एपिसोड ऑलमोस्ट काना आरिमा के नाम हो गया। सबसे पहले बात करते हैं अकाने की, क्योंकि उसने सबसे रिस्की डिसीजन लिया। हमें लग रहा था कि वो एक्वा को बता देगी कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है। सिंपल सॉल्यूशन, बंदा सालों से सच के पीछे भाग रहा है, दे दो इन्फो। पर अकाने ने सोचा नहीं भाई, और उसका रीज़न एक्चुअली सॉलिड था। जब आई प्रेग्नेंट हुई थी तब हिकारू सिर्फ 15 साल का था। मतलब अगर ये केस ऑफिशियली ओपन होता है तो लीगल सिचुएशन उल्टा मैसी हो सकती हैं। ब्लेम आई पे शिफ्ट हो सकता है, मीडिया सर्कस बन सकती है, और सबसे डेंजरस चीज़, एक्वा रिवेंज मोड में जा सकता है। और ऑनेस्टली एक्वा का मेंटल स्टेट देख के लगता है कि वो कुछ एक्सट्रीम भी कर सकता है। इसीलिए अकाने डिसीजन करती है कि वो खुद हैंडल करेगी, वो एक्वा को उस स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देगी। यहाँ पे मुझे अकाने का करेक्टर और स्ट्रॉन्ग लगा। ये सिर्फ सपोर्टिव गर्लफ्रेंड मोमेंट नहीं था, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मूव था। वो एक्वा को बचाना चाहती है, उसके दुश्मन से भी और उससे खुद से भी। फिर थोड़ा रूबी साइड भी मिलता है, जहां इंडस्ट्री का रियलिटी चेक मिलता है। एजेंसी पासवर्ड कंट्रोल करती हैं, डीएम मॉनिटर करती हैं, रिलेशनशिप तक मैनेज करती हैं और फोर्स ब्रेकअप भी करवाती हैं। जब रूबी कैजुअली बोलती है कि आइडल्स के पास ह्यूमन राइट नहीं होते क्या, वो लाइन फनी लगती है पर एक्चुअली काफी डार्क है। और फिर आता है एपिसोड का मेन इमोशनल कोर। काना क्लियरली फील कर रही है कि बिकोमाची में स्पॉटलाइट रूबी पे है और रूबी गलत नहीं है, पर काना का फ्रस्ट्रेशन रियल है। उसको लग रहा है कि वो बस एड ऑन बन के रह गई है। सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तब आता है जब काना एक्सेप्ट करती है कि वो आइडल बनना ही नहीं चाहती थी, उसका असली पैशन एक्टिंग था। और यहीं से एंट्री होती है शिमा मासानोरी की। डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग था। बंदा इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स ओपनली क्रिटिसाइज करता है, नेपोटिज्म, कनेक्शन, फेक स्टारडम, सब पे बात करता है। एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगता है कि शायद काना को फाइनली कोई समझने वाला मिल गया। उनकी कन्वर्सेशन स्मूथ थी, आइडियाज़ मैच कर रहे थे, काना को होप फील होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। डायरेक्टर ओपनली क्रीपी बिहेव नहीं करता, वो चिल है, काम है, और शायद इसी वजह से सीन और ऑकवर्ड लगता है। पावर डायनामिक सब्टल है, लाउड नहीं। जब वो कहता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को काम देता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, तब क्लियर हो जाता है कि लाइन प्रोफेशनल और पर्सनल के बीच ब्लर हो रही है। काना वल्नरेबल पोजीशन में है, करियर स्ट्रक है, वैलिडेशन चाहिए। एक मोमेंट के लिए लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, और फिर उसकी फीलिंग फॉर एक्वा सामने आ जाती हैं। और ऑनेस्टली ये सीन बहुत रियल लगा। काना का ब्रेकडाउन ओवर ड्रामेटिक नहीं था, वो बस फ्रस्ट्रेट है, कंफ्यूज्ड है और खुद से लड़ रही है। फाइनली वो डिसीजन लेती है कि शॉर्टकट नहीं लेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करती है और बस वहाँ से निकल जाती है। सीन सिंपल था, पावरफुल था। और फिर लास्ट शॉट, सुबह के टाइम जब काना स्टूडियो से निकल रही होती है, किसी कार के अंदर से उसकी फोटो क्लिक होती है। बस एक सेकंड का शॉट और वहीं से टेंशन स्टार्ट होती है। आइडल इंडस्ट्री में कंटेस्ट मैटर नहीं करता, फोटो वायरल हो गई तो बस नैरेटिव बन जाता है। अब इशू सिर्फ काना का नहीं, पूरा बिकोमाची इफेक्ट हो सकता है। ओवरऑल एपिसोड फ्लैशी नहीं था, पर कैरेक्टर राइटिंग स्ट्रॉन्ग थी। अकाने स्ट्रेटेजिक मोड में जा रही है, एक्वा इमोशनली कंफ्यूज है, काना आइडेंटिटी क्राइसिस में है, रूबी इंडस्ट्री सिस्टम के बीच फाइट कर रही है। ये एपिसोड शायद स्टैंड अलोन में वाव ना लगे, पर फ्यूचर ड्रामा का बेस यही है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में सिचुएशन मैसी होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।